Okay, can you hear me now? CR, please, can you hear me? Okay, नर्लिंग जो था वो मैं एक्सप्लेन करने लगा था कि नर्लिंग के अंदर एक इसमें उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कुछ टूल जो ना जिस तरह रिमिंग के अंदर टेपर शैंक और स्ट्रेट शैंक टूल लिखे हुए हैं। तो वो टेपर जिस तरह के जो टेपर डायरेक्शन बन रही होती है, लाइक ये जो इस तरह की डायरेक्शन जो कौन शेप में बन रही है, अगर उस तरह की शेप है तो उसको हम टेपर कह देते हैं। जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट है, जो स्ट्रेट शेप बिल्कुल बन रही है, जिस तरह स्ट्रेट टर्निंग और टेपर टर्निंग। तो सिमिलर इस तरह ही गालिबन रिमिंग जो था उसके अंदर वो टेल्स जो जो टूल्स जो रिमिंग थे उसमें वो टेपर शैंक और स्ट्रेट शैंक का मेंशन था या ड्रिलिंग के अंदर। तो वो दे आर बेसिकली दीज टेपर एंड स्ट्रेट। तो ये मैं इसलिए बता रहा था आपको। ओके, मैं इस पे आ जाता हूँ। जो आपका नर्लिंग ऑपरेशन, नर्लिंग के अंदर क्या होता है? अब ये फॉर्म टर्निंग की एक टाइप हम कह सकते हैं। फॉर्म टर्निंग, सॉरी फॉर्म टर्निंग नहीं, बल्कि जो फॉर्म्ड जो पार्ट्स हमने कहे थे, हमने दो तरह से कहा था कि एक जनरेटेड न्यू पार्ट्स हो सकते हैं, यानी कि जो जिसमें टूल की जो फीडिंग डायरेक्शन है वो रोल प्ले कर रही है न्यू शेप को डिफाइन करने में। दूसरा हमने कहा था कि एक फॉर्म्ड पार्ट्स हो सकते हैं जिसके अंदर टूल की जो शेप है वो डिफाइन कर रही हो न्यू शेप, न्यू जो वर्क पीस की जो शेप बन रही है। अब नर्लिंग के अंदर क्या है कि नर्लिंग टूल के ऊपर डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बने होते हैं। और वो जो पैटर्न होते हैं, जब ये इसकी रबिंग होती है, जो अब्रेसिव एक्शन होता है इसका वर्क पीस के साथ, तो वो जो पैटर्न जो नलिंग टूल की टिप के पे पैटर्न बना होता है, तो उसी तरह का टैप पैटर्न जो है वो इसके ऊपर इम्पार्ट हो जाता है, यानी कि इम्पार्टिंग वाला प्रोसेस होता है। वो पैटर्न इसके ऊपर छप जाता है वर्क पीस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ये आपको इसके अंदर जो एनिमेशन है उसके अंदर शो हो रहा है कि वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये इस साइड पे रोटेशन, सॉरी आई एम सॉरी, ये इस साइड पर रोटेशन शो की है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो की है वर्क पीस की। और जो टूल की फीडिंग है वो आपको लीनियर, यानी लीनियर साइड पे नज़र आ रही होगी। और ये जैसे ही जो इसके ऊपर जिस तरह डिफरेंट टिप्स बनी, जो डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं इसके ऊपर, जो आपका टूल की टिप है, नलिंग टूल की टिप, तो जब ये रबिंग होती है, एब्रेसिव एक्शन होता है वर्क पीस की के साथ, तो वही पैटर्न, लाइक दिस है यू कैन सी, वही पैटर्न जो है वो उसके ऊपर इम्पार्ट हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं कि उसके ऊपर वो पैटर्न प्रिंट हो जाता है, छप जाता है। यानी वो यानी इम्पार्टिंग वाला प्रोसेस हो गया है। तो ऐसे जो प्रोसेस है इसको हम नर्लिंग कह देते हैं, और इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम नर्लिंग टूल्स कह देते हैं। मैंने वो टूल्स की एक वीडियो आपको बताया कि मैं शेयर करूंगा, उसके अंदर वो टूल की जो टिप है उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से टूल की टिप पे जो पैटर्न्स बने हैं वो नई शेप डिफाइन कर रहे हैं। वो फॉर एग्जांपल उसके अंदर मैंने वो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि वो एक टूल है जिसके फ्रंट पे दो तरह के वो बन रहे हैं, दो तरह की टिप्स शो हुई हैं। एक टिप पे इस साइड जो कुछ लाइन हैं जिनकी डायरेक्शन इंक्लाइंड है, लेकिन वो इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइट साइड है। जो दूसरी साइड है उसमें जो डायरेक्शन है वो इंक्लाइंड है, बट वो जो इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्लीज इसको देखिएगा। यानी कि टूल की दो टिप्स बन रही हैं, जिससे इसके अंदर चार टिप्स शो हो रही हैं, तो उसके अंदर दो टिप्स बन रही हैं। इस तरह की उनकी जो टिप्स के ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं वो इस तरह की लाइंस बनी हो, एक में लाइंस की इंक्लिनेशन राइट साइड पे है, जिस तरह ये, सॉरी इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, और एक में इंक्लिनेशन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो जब वर्क पीस की सपोज इनिशियल शेप, जो इनिशियल जो फॉर्म है वो सिंपल एक सिलेंड्रिकल शेप है। अब जब ये टूल, ये दो टूल की टिप्स उसके साथ अटैच होती हैं, जो जो न्यू शेप बनती है, जो यानी पैटर्न इसके ऊपर प्रिंट हो जाता है वर्क पीस के ऊपर, वो कुछ इस तरह की शेप में पैटर्न जो है वो प्रिंट हो जाता है, लाइक दिस। यानी कि ये, यानी एक मैश की शेप बन गई है, एक मैश, यू नो कि एक जाली की शेप बन गई है, यानी कि मैशिंग मैशेस बन गई है उसमें। वाई? बिकॉज ये जो लाइंस थी ये
इसी तरह से उसके ऊपर प्रिंट आउट हो गई हैं वर्क पीस के ऊपर, और इन लाइंस की जो डायरेक्शन इस साइड पे थी तो ये उस तरह से प्रिंट आउट हो गई है। तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में वो लाइंस हैं। तो जब ये वर्क पीस के साथ वो टूल टच होता है तो वो जो नई जो शेप उसके ऊपर इम्पार्ट होती है वो अकॉर्डिंग उन दोनों को मिल के जिस तरह की मैशिंग की शेप बन गई है तो वो न्यू शेप उसके ऊपर प्रिंट हो जाती है। तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको हम नर्लिंग कहते हैं, और वो नर्लिंग टूल इसको हम कह लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि वो जो हमारे पास नर्लिंग टूल पड़ा हुआ लैब के अंदर, उसमें जो फ्रंट पे टिप्स बनी है वो इस तरह की थी, वो मैंने उस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा, ये तो हो गया आपका नर्लिंग का। और फर्दर कुछ थ्रेडिंग और फिनिशिंग का। फिनिशिंग प्रोसेस क्या है? आपने आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो जो विजिबली, जो विद नेकेड आई, या जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन बन रहा होता है आपको ये लग रहा होता है कि ये जो सरफेस है ये बड़ी स्मूथ है, बड़ी फाइन किस्म की सरफेस है। बट अगर हम उस कोई ऑपरेशन में परफॉर्म किया, लाइक मैं टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन अगर मैं उसको परफॉर्म करने के बाद अगर उसको टच करता हूँ या बड़ा केयरफुली विजुलाइज करता हूँ तो आई विल कम टू नो कि देर इज सम रेजिस्टेंस, यानी जब आप उसके ऊपर उसको टच कर रहे होते हो तो आपको कोई रेजिस्टेंस फील हो रही है, इनको रबिंग, जिस तरह आपके हाथ पे रबिंग हो रही है। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली वो फर्स्ट इंप्रेशन ये बन रहा होता है कि बिल्कुल प्लेन हो गई है सरफेस, यानी कि बिल्कुल फिनिशिंग टच आ गया है। लेकिन आफ्टर एवरी ऑपरेशन, जिस तरह मैं सिंपल टर्निंग का ऑपरेशन करता हूँ या फेसिंग का ऑपरेशन करता हूँ या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हो तो मैं उसको टच करता हूँ तो वहाँ पे कुछ जो रेजिस्टेंस सी फील हो रही थी, यानी कि फुल फाइनल टच नहीं आया था, फिनिशिंग नहीं होती। तो अब फिनिशिंग क्या है? एक टूल है जिसका पर्पस क्या है कि वो फिनिशिंग टच दे देता है, जहाँ पे भी आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया हो उस जगह पे फिनिशिंग टच दे देता है। और फिर इसको हम लास्ट ऑपरेशन कह देते हैं, यानी कि आफ्टर ऑल द ऑपरेशन इसको हम फाइनल टच देने के लिए किसी भी चीज़ को हम फिनिशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो साथ रबिंग होकर थोड़े थोड़े रिमूव हो रहे होते हैं और एक प्लेन सरफेस क्रिएट हो रही होती है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम फिनिशिंग ऑपरेशन कह देते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की जो जो शेप्स बन रही हैं उनके ऊपर फिनिशिंग टच देने के लिए हम इस फिनिशिंग ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। और ओके, अच्छा, इसमें कुछ मैं ये बताने लगा, जो थ्रेड थ्रेड कटिंग के अंदर कुछ टर्म्स हैं, मैं उनको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा था। कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो थ्रेडिंग के अंदर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहा था कि ये आपने प्रैक्टिकल में भी करना है। ये जो थ्रेडिंग का ये सारी जो ऑपरेशन है, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, ये सारे ऑपरेशन जो प्रैक्टिकल में नहीं है तो उसमें दोबारा ये रिवाइज होने की चीज़ें। ओके, यहाँ मैं शॉर्टली से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो वर्क पीस है उसकी के रोटरी डायरेक्शन होती है, रोटेशनल, यानी जो डायरेक्शन है उसकी रोटरी मोशन है उसकी, सॉरी रोटरी मोशन है। और जो जो टूल है उसकी लीनियर मोशन होती है। और यूजली इसके अंदर परफॉर्म करते हुए, नॉट यूजली बट एवरी टाइम, जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हुए जो लीनियर मूवमेंट होगी दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल एंड टुवर्ड्स द हेड स्टॉक असेंबली साइड। या उसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जो राइट ऑपरेटर की जो राइट से लेफ्ट बन रही है तो वो मूवमेंट होगी राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये जो इसके अंदर डायरेक्शन शो की हुई है। मैं अगेन ये टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इस तरह की चीज़ें फिर आपसे पूछें तो पेपर्स के अंदर यू मस्ट नो दीज। अब थ्रेड कटिंग के अंदर क्या होता है? एक तो इसके अंदर जो टूल यूज होता है वो उसकी कुछ इस टाइप की टिप होती है। ये यू कैन सी कि एक कोन शेप बन रही है फ्रंट पे। और फिर अब इसमें दोनों चीज़ें, एक टूल की जो टिप, यानी जो टूल की टिप की शेप, प्लस जो टूल की फीडिंग डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं थ्रेड्स बनाने में। और फीडिंग को इस तरह से रखा जाता है, यानी इस स्पीड से फीडिंग को रखा जाता है, वो डिसाइड किया जाता है। वो हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे किस तरह से थ्रेड्स को क्रिएट किया जाता है, इनके मैं किस तरह डिसाइड करता हूँ कि थ्रेड के अंदर कि इस डायमेंशंस के थ्रेड बन रहे हो, जो दो थ्रेड्स के दरमियान डिस्टेंस बन रहा हो वो इतना आना चाहिए, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी जिसे हम पिच कहते हैं, वो कितनी आनी चाहिए।
तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम पहले जो ये सारा प्री कैलकुलेटेड होता है, पहले कैलकुलेशंस करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम फीड डायरेक्शन देते हैं, और देन उसके रिस्पेक्टिवली हमें जो थ्रेड्स मिल जाते हैं जिनकी उसके रिस्पेक्टिवली पिचेस होती हैं। तो ये सारा यानी डिसाइडेड प्री कैलकुलेटेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। एनी हाउ इसमें मैं जस्ट ये शॉर्टली बताना चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें, टूल की टिप, ये जिस तरह एक फोन शेप बन रही है, प्लस टूल की फीडिंग डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें रोल प्ले कर रही थी न्यू शेप डिफाइन करने में, यानी कि थ्रेड्स बनाने के अंदर, और फीड डायरेक्शन प्लस ये दोनों, और आपको इस तरह की शेप में थ्रेड्स। अब थ्रेड्स बेसिकली जो थ्रेड या स्क्रू, अगर आप देखें कोई नट या बोल्ट्स देखें जिनके अंदर बोल्ट्स के अंदर थ्रेड, या नट्स के ऊपर आपको थ्रेड्स नजर आएंगे तो वो जो थ्रेड्स होते हैं ये इस तरह की हेलिकल सी शेप्स होती हैं ये, और ये जो हेलिकल सी शेप्स हैं आपस में अटैच हैं, कनेक्टेड है सारा। यानी कि एक शेप ये होती है ना, आम एक थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक पहला ये थ्रेड है, दूसरा ये थ्रेड है, तीसरा ये थ्रेड है, यानी कि आपस में अटैच नहीं है। ये ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होगा तो कोई भी चीज़ मूव भी नहीं कर सकेगी, बिकॉज कोई चीज़ अगर इसके ऊपर मैं रोटेट करवाता हूँ तो वो बस ये एक ही अ, सिर्फ एक थ्रेड तक मूव कर सकेगी। नेक्स्ट अगर वो अटैच नहीं है आपस में, होता क्या है कि ये अटैच होते हैं आपस में, यानी कि यहाँ से ये जो हेलिकल सी शेप है ये देन नेक्स्ट के साथ अटैच हो रही है, जिस तरह ही नेक्स्ट के साथ। ये मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि जब भी आप इनको किस नट बोल्ट्स को टाइट करते हो तो वो किस तरह से वो सारी मूवमेंट हो रही होती है बेसिकली, क्योंकि सारे आपस में अटैच हो रहे होते हैं। यानी कि आप अटैच वो जब किसी भी इस तरह की नट बोल्ट्स को टाइट करते हैं तो वो अलोंग दीज थ्रेड्स जो है वो बैक साइड पे मूव करना शुरू कर देती है चीज़। इस तरह ड्रिलिंग के अंदर मैंने एग्जांपल दी थी। मैं सॉरी थोड़ा सा दोबारा ड्रा करता हूँ कि इस तरह के अंदर सपोज ये एक ड्रिलिंग टूल है जिसके ऊपर स्क्रू शेप में वो जो थ्रेड्स बने हुए हैं, और लेट्स से कि कुछ इस तरह की टिप है ड्रिलिंग टूल की। तो वो जब ड्रिलिंग टूल को आप फीड कर रहे होते हो, जो चिप्स रिमूव हो रही होती हैं वो अलोंग दीज हेलिकल शेप्स, यानी कि यहाँ से वो चिप मूव करते हुए ये इस तरह अलोंग दीज हेलिकल कनेक्टेड हेलिकल शेप, जो चीज़ है वो बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड साइड पे मूव कर रही होती है, बिकॉज ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मेरा सिर्फ ये बताने का पर्पज इसमें ये था। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये भी आपको जो थ्रेड्स हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। आपको सिर्फ फ्रंट पे उसकी 2D साइड शो हो रही है, बट अगर आप इसको विजुलाइज करें किसी भी थ्रेड को, थ्री डायमेंशनली इसको विजुलाइज करें, यानी फ्रंट साइड, बैक साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड से, तो यू कैन सी कि दे आर कनेक्टेड। अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, सॉरी एक सेकेंड, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज थी आई थिंक, यस दिस वन। इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा था, थ्रेड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी। ये आगे नेक्स्ट एक स्लाइड है उसके अंदर डिफाइन भी की हुई है, जस्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस तरह से वो थ्रेड्स की कुछ इस तरह से शेप बन रही होती है, यू कैन सी। और ये अलोंग द सर्कमफेरेंस, यानी अलोंग द होल सर्कमफेरेंस की शेप बन रही होती है, सिर्फ एक साइड पे नहीं होती, यानी टॉप, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, जहाँ से भी आप देखें आपको वो इस शेप के अंदर ग्रूव्स नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ 2D के अंदर बना सकता हूँ, तो मैं 2D के अंदर इसको सपोज करूँ। ये जो टॉप साइड बन रही होती है, ठीक है, इनके जो बाहर को जो साइड, जो राइजिंग साइड बन रही है, जो साइड उभरी हुई है, आउटवर्ड साइड जो बन रही है, इसको हम क्रेस्ट कह देते हैं, क्रेस्ट सॉरी, एंड नॉट क्रेस्ट, क्रेस्ट, इसको हम क्रेस्ट कह देते हैं। और और जो इंटरनल साइड, जो अंदरूनी साइड बन रही है, यानी जो बॉटम साइड बन रही है दो क्रेस्ट के दरमियान, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको हम रूट कह देते हैं, यानी जड़ जिस तरह, ये इस प्लेस को हम रूट कह देते हैं। जो डाउनवर्ड जो अंदरूनी इंटरनल साइड बन रही है बिटवीन टू थ्रेड्स, उसको हमने रूट कह दिया। और जो टॉप ऑफ थ्रेड बन रहा है, टॉप ऑफ दैट हेलिकल शेप, या जो आउटवर्ड साइड कह लो उसको, इसको हमने कहा है कि दिस इज क्रेस्ट। और जो इंटरनल साइड, जो बॉटम साइड बन रही थी, इसको हमने रूट कहा है।
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ फर्स्ट। इस क्रेस्ट, इस रूट से लेके जो क्रेस्ट तक का डिस्टेंस बनता है, यानी फ्रॉम दिस रूट, यानी कि अगर मैं इधर चला जाता हूँ इसको, यानी ये जो रूट का पॉइंट बन रहा था, ये इस रूट से लेके इस क्रस्ट तक का जो वर्टिकल जो डिस्टेंस बन रहा होता है, वर्टिकल डिस्टेंस मींस कि स्ट्रेट डिस्टेंस, डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है, दैट इज, इसको हम डेप्थ ऑफ थ्रेड कह देते हैं। और इसको मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए कहा है कि अगर इफ़ आई से कि ये मैं एक जिस तरह डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इफ़ आई से दिस इज़ द एक्सिस ऑफ, ये जो मैंने डॉट्स ड्रॉ किए, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक्सिस है, उस थ्रेड, जो थ्रेड्स बन रहे हैं, जो वर्क पीस रोटेट कर रहा है, ये उसका एक्सिस बन रहा है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस। तो मैं इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो ओके, आई वाज सेइंग कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है बिटवीन द रूट एंड बिटवीन द क्रेस्ट, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, इसको मैं डेप्थ ऑफ थ्रेड कह देता हूँ। और फिर इसी तरह ही जो दो थ्रेड्स के जो, या दो क्रेस्ट या कोई भी दो थ्रेड्स के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर जो डिस्टेंस बन रहा होता है, फॉर एग्जांपल इसका भी मैं क्रेस्ट पॉइंट ले लेता हूँ और इस थ्रेड जो नेक्स्ट थ्रेड है इसका भी मैं क्रेस्ट पॉइंट ले लेता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है, इस डिस्टेंस को हम पिच कह देते हैं, पिच। यानी आई कैन से कि डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स एट देयर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यानी कि जो पहले थ्रेड पे मैं पॉइंट दूंगा वही दूसरे थ्रेड पे पॉइंट होना चाहिए, जो नेक्स्ट जो कनेक्टिव जो थ्रेड बन रहा है, नेक्स्ट थ्रेड बन रहा है, उस पे उसी तरह का पॉइंट, यानी करस्पॉन्डिंग पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पिच। करस्पॉन्डिंग पॉइंट आई मीन कि अगर मैं इस थ्रेड के अंदर ये रूट वाली जगह ले रहा हूँ ये, तो नेक्स्ट थ्रेड के अंदर भी अगर फिर मुझे रूट वाला जो पॉइंट है उसको जो यूज़ करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बन जाएगा दैट विल बी पिच। तो सिंपली थ्रेड के किसी एक पॉइंट से नेक्स्ट थ्रेड के दूसरे सेम करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने पिच कह दिया, और एक को मैंने डेप्थ क्या था, रूट और क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस था दैट इज डेप्थ। और उसके अलावा लीड, एक टर्म होती है लीड। लीड से आई मीन ये कि मैं, अगर आप स्क्रू टाइटनर आपने देखा हो, अगर आप स्क्रू टाइट करते हैं, तो अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को एक पूरी एक उसकी जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करवाता हूँ, यानी कि पूरी एक रोटेशन देता हूँ स्क्रू ड्राइवर को, तो जो स्क्रू है वो कितना लीनियरली डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड लीड। तो सिमिलरली इसके अंदर एक पूरी रेवोल्यूशन के अंदर, यानी एक पूरी रोटेशन के अंदर, यानी पूरी 360 डिग्री, आई सपोज कि यहाँ से वापस इसी पॉइंट तक, यानी टोटल 360 जो डिग्री बन रही है, अगर इस फुल 360 डिग्री रोटेशन देता हूँ मैं थ्रेड को, तो कितना वो लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, या वो अपने एक्सिस के अलोंग कितना वो जो कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, उसको हम लीड कह देते हैं। ओके, इसमें तीन चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, एक डेप्थ ऑफ थ्रेड, एक लीड। जो लीड बेसिकली क्या था अगेन, कि जो लीनियर डिस्टेंस या एक्सियल डिस्टेंस कवर करेगा थ्रेड इन वन रेवोल्यूशन, यानी इन वन रोटेशन, या पूरी एक कंप्लीट वन रेवोल्यूशन के अंदर जितना लीनियर डिस्टेंस या एक्सियल डिस्टेंस कवर करेगा उसको मैंने कहा था लीड। और एक पिच बताया मैंने आपको। उसके अलावा एंगल ऑफ थ्रेड, ये एंगल ऑफ थ्रेड जिस तरह कि इस डायग्राम के अंदर शो किया हुआ, कि कोई भी दो जो थ्रेड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जो ये मैं इस डायग्राम के अंदर देखता हूँ, एक थ्रेड की ये साइड, अब इस थ्रेड का फेस इस साइड बन रहा है, एक ये थ्रेड की साइड बन रही है और दूसरी थ्रेड की ये साइड बन रही है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा इसको हम कह देते हैं थ्रेड एंगल। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ज़रा ज़्यादा प्रिसाइजली डिफाइन हो रहा है कि ये एक थ्रेड की साइड ये बन रही है, एक ये यहाँ पे लाइन मैंने बना ली, दूसरी थ्रेड की साइड ये बन रही है, तो इन दोनों थ्रेड साइड्स के दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी टर्म्ड एज एंगल ऑफ थ्रेड। और इसी तरह एक टर्म इसके अंदर ये ना नेक्स्ट आपके यूज होनी है, तो मैं इसलिए इनको एक्सप्लेन करूँ। इस तरह एक टर्म है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या चीज़ है कि
हेलिक्स एंगल फॉर एग्जांपल, ये जिस तरह मैंने एक एक्सिस आपको बताया था कि ये थ्रेड का एक्सिस बन रहा है, तो मैं ये इस जगह पे ड्रॉ करता हूँ, ये थ्रेड का एक्सिस बन रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यानी ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ थ्रेड एक लाइन होगी, दिस वन, ये जो मैंने स्ट्रेट ड्रॉ की, और ये थ्रेड साइड बन रही है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी, इसको हम हेलिक्स एंगल कह देते हैं। और यानी कि अब इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा कि जो एंगल थ्रेड का परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बन रहा हो, यानी जो थ्रेड एक्सिस के एक परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो एंगल बन रहा है थ्रेड के साथ, दैट विल बी टर्म्ड एज हेलिक्स एंगल। ओके, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, इनको ज़रा थ्योरेटिकली नेक्स्ट डिफाइन भी किया हुआ है एक स्लाइड के अंदर। यस, ये वो अगेन वही चीज़ें हैं, पिच एंड ये वो हेलिक्स एंगल, ये यहाँ पे हेलिक्स एंगल काफ़ी क्लियर शो किया हुआ कि ये थ्रेड की साइड बन रही है, और ये इफ़ दिस इज़ द, आई से कि ये जो स्क्रू है, जो थ्रेड है, ये उसका एक्सिस बन रहा है, ये जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो here this will be the line which is the perpendicular to this thread axis। तो इसका जो थ्रेड साइड के साथ एंगल बन रहा है, इसका जो थ्रेड के साथ एंगल बन रहा है, इसको हम थ्रेड हेलिक्स एंगल कह देते हैं। ओके, कोई मिलिंग, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये उसमें पेरिफेरल मिलिंग, फेस मिलिंग या अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, डिफरेंट ओरिएंटेशंस के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और ये ऑलरेडी हम डिफरेंट जो मिलिंग की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो टाइप्स थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग इसमें हमारा रह गया है, लास्ट एक प्रोसेस है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग एक अब्रेसिव ऑपरेशन है। अब्रेसिव ऑपरेशन मींस के जिसके अंदर मटेरियल रबिंग इन्वॉल्व हो, और ड्यू टू अब्रेजन मटेरियल का रिमूवल हो, ऐसे प्रोसेस को हम अब्रेसिव जो प्रोसेस कह सकते हैं, या अब्रेसिव मशीनिंग कह सकते हैं। ग्राइंडिंग के अंदर क्या होता है कि हार्ड किस्म के जो टूल्स हैं उनको रब किया जाता है अगेंस्ट द वर्क पीस, और वो रबिंग से बड़ी लिटिल क्वांटिटी के अंदर वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल्स रिमूव हो रहे होते हैं। ग्राइंडिंग वेरी सिंपल, जैसा आप लोगों ने पता होगा आप लोगों को ग्राइंडिंग का, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं रूम के अंदर देख रहा था, जिस तरह वो टाइल्स जब वो लगाई जाती हैं, टाइल्स या चिप्स जिसे हम कहते हैं उनको, ये मार्बल जो फ्लोर्स जब बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने के बाद कुछ जो इस तरह के होते हैं कि आप उसके ऊपर रबिंग करते हो, जो उस रबिंग के अंदर क्या होता है, यानी जिसको हम ग्राइंडिंग भी कह देते हैं, वो ग्राइंडिंग या वो रबिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या करता है कि कुछ उसके ऊपर से जो मटेरियल है उसको रिमूव कर देता है, तो सच अ प्रोसेस यू कैन से कि दिस इज ग्राइंडिंग। और अब यानी ग्राइंडिंग के अंदर ड्यू टू रबिंग एक्शन थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल है रिमूव होता रहेगा। अब इसके डिफरेंस क्या हो गया आपको, अब इसमें हम देखते हैं कि ड्रिलिंग के अंदर फुल चिप्स जो है वो रिमूव हो रही थी, ठीक है, ड्रिलिंग टूल फीड हो रहा था, फुल चिप्स रिमूव होती हैं। ये टर्निंग के अंदर भी आपने देखा है, वीडियोस के अंदर ही हमने डिस्कस किया है कि चिप्स जो है वो रिमूव हो रही होती हैं, वो गिर रही होती हैं। ये फुल कटिंग यानी फुल मशीनिंग का ऑपरेशन बड़ा इजीली विजुलाइज हो रहा होता है। लेकिन ग्राइंडिंग के अंदर क्या है कि उस तरह से चिप्स नहीं रिमूव हो रही, बल्कि ड्यू टू रबिंग एक्शन छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं ड्यू टू रबिंग और ड्यू टू अब्रेसिव एक्शन। तो ऐसे प्रोसेस को हम ग्राइंडिंग कह देते हैं। और अब ये यहाँ पे जिस मे बी क्वेश्चन कमेंट टू योर माइंड कि क्यों कहाँ पे यूज़ होता है। अब कुछ ऐसी सरफेसेस जो कि बहुत हार्ड है, जिनके ऊपर कटिंग या टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है, बेटर वर्ड है कि फिजिबल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा वी कैन से कि वो बहुत लेबोरियस है, इकोनॉमिकल नहीं है, तो वहाँ पे रबिंग यानी ग्राइंडिंग का थोड़ा थोड़ा जो ऑपरेशन परफॉर्म करके थोड़े थोड़े उसके ऊपर से जो पार्टिकल या जो मटेरियल पार्टिकल्स बने हैं उनको रिमूव करके नई शेप को कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं उसमें एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक शेप कुछ इस तरह की शेप है जिस पे कुछ इस तरह की राइज शो हो रही है।
तो अब मैं उसको प्लेन करना चाह रहा हूँ, यानी इस जो न्यू शेप है उसको मैं इस तरह इस शेप के अंदर बनाना चाह रहा हूँ। यानी ये मेरे पास इनिशियल शेप थी और ये मेरे पास न्यू शेप है, तो इसको मैंने आई और एन से डिनोट किया। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और इफ़ आई से कि ये जो मटेरियल जो है इट इज़ वेरी हार्ड, इसको कट करना, इसके ऊपर जो टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अगर मैं ग्राइंडर यूज़ करता हूँ, ग्राइंडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो ग्राइंडिंग एक्शन या रबिंग एक्शन की वजह से ये जो ऊपर वाला पार्ट बन रहा है, जो राइज कर रहा है पार्ट, उभरा हुआ पार्ट है, उसके ऊपर से थोड़े थोड़े मटेरियल्स रिमूव होते रहेंगे और मुझे फिर आफ्टर द प्रोसेस न्यू शेप मिल जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम ग्राइंडिंग कह देते हैं। और व्हेन इट इज़ यूज्ड, इफ मटेरियल इज टू हार्ड और उसको दूसरे प्रोसेस के ज़रिए लाइक टर्निंग या जो दूसरे प्रोसेसेस हैं उनके ज़रिए उसको उस पर कोई मशीनिंग करना इकोनॉमिकल नहीं है, यानी फिजिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम ग्राइंडिंग का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। और पर डिफरेंट जो न्यू शेप्स बनाने के लिए, यानी वो शेप्स में भी हो सकता है कि आप प्लेन करना चाह रहे हो, जिस तरह मैंने इसमें एग्जांपल दी कि एक उभरा हुआ उसके अंदर एक पार्ट बना हुआ है, तो मैं उसको सारे उस सरफेस को प्लेन करना चाह रहा हूँ। या मे बी एक सिलेंड्रिकल कोई पार्ट है, कोई वो फुली सिलेंड्रिकल नहीं है, यानी फुली उसकी जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल नहीं है, तो उसको मैं सिलेंड्रिकल करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट उसमें जो मेरे पर्पसेस हो सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट लेथ ऑपरेशंस। अब हमने अप्रॉक्सीमेटली जो सारे ऑपरेशन हैं, टर्निंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स, फिर मिलिंग की कुछ टाइप्स हमने, और फर्दर ड्रिलिंग, देन ग्राइंडिंग अभी हमने डिस्कस किया, या एक हमने पार्टिंग या जिसे मैंने कट ऑफ ऑपरेशन कहा था वो हमने डिस्कस किया। और थ्रेड कटिंग और थ्रेड कटिंग से रिलेटेड डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज थी, लाइक पिच है, लीड है, हेलिक्स एंगल, थ्रेड एंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं अभी तक के लेक्चर्स के अंदर। सो यू मस्ट गो ऑल थ्रू दीज। ओके स्टूडेंट्स,